हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी ओलंपियाड की तैयारी में लगे हैं और इसके लिए स्टडी भी कर रहे हैं, लेकिन 20 अगस्त को जो होने वाला ओलंपियाड का फर्स्ट स्टेज था, इसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यह ओलंपियाड का जो पहला स्टेज है, जो 3 सितंबर 2023 को होगा और अब आपको इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी टाइम भी मिल जाएगा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में, जिसमें आप लोगों को पिक्चर इनग्रेव्ड ऑन द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की मूल प्रति पर जो भी उकेरे गए चित्र थे, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें आपको सिलेबस और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। उस वीडियो को जरूर देख के जाएं, क्योंकि पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी की अपडेट पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको क्वेश्चन और पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस आप मेरे यूट्यूब कम्युनिटी के सेगमेंट में भी जाकर क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। वहां जरूर विजिट करिए, कम्युनिटी में आपको इसी ओलंपियाड से रिलेटेड मैं क्वेश्चन हमेशा अपलोड करता हूँ। डियर स्टूडेंट, आप सभी के प्रिपरेशन को और अच्छे से करने के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 जो आपका जो दिया गया है सिलेबस में, चैप्टर नंबर 1 जो दिया गया है, इसमें चैप्टर नंबर 1 नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। तो नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया चैप्टर नंबर 1, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर का जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को कंप्लीट देखें। सभी चैप्टर्स की वीडियो जल्दी ही मैं अपलोड करूंगा। जितने भी इसमें चैप्टर दिए गए हैं, आपका कोई भी चैप्टर है, चाहे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी चैप्टर्स की वीडियो जल्दी ही अपलोड की जाएगी। इस वीडियो के क्वेश्चन से ही आपके ओलंपियाड में क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। तो आप सभी जितनी भी वीडियो अपलोड करूंगा उसको आप अच्छे से ध्यान से देखिए। डियर स्टूडेंट, आइए हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो हमारा जो पहला चैप्टर है नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर के कुछ समरी को हम लोग देखते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि व्हेन द framer of constitution complete the discussion on the concept of the constitution, they were of the opinion that such as if efforts should be made that the constitution can be understood not only by reading only but also by pictures and symbols. Therefore the responsibility of completing this work was entrusted to the artist of शांति निकेतन बाय द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कहने का मतलब यह है कि संविधान निर्माताओं ने जब संविधान की अवधारणा पर चर्चा पूरी की, तो उनकी राय थी कि संविधान सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं बल्कि चित्रों और प्रतीकों के माध्यम से भी समझा जा सके। और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए संविधान सभा के सदस्यों ने शांति निकेतन के कलाकारों को अपना दायित्व सौंपा था। यानी शांति निकेतन के जो मुख्य कलाकार जो थे, उन्होंने भारतीय संविधान का चित्रण किया और उसे देखकर प्रत्येक नागरिक के दिलों और दिमाग में बहुत ही भारत के जो भी गौरवशाली अतीत हैं, पुरानी सभ्यता, वैभवशाली संस्कृति और सामान्य दर्शन का उनको अनुभव होने लगे। तो इस काम को करने के लिए शांति निकेतन के इन कलाकारों में से शांति निकेतन एमॉन्ग हु श्री नंदलाल बोस वाज द चीफ नॉट ओनली एग्जीक्यूटेड दिस टास्क brilliantly but also decorated the Indian constitution through artwork, religious and patriotic paintings and beautiful depiction of many historical moments। तो इस तरीके से नंदलाल बोस ने इन काम को शानदार ढंग से अंजाम दिया और भारतीय संविधान में जो भी कलाकृति, धार्मिक और देशभक्तों के चित्र को, ऐतिहासिक क्षणों, जितने भी ऐतिहासिक क्षण थे, उसको सुंदर चित्रण से सुसज्जित किया। Some symbols of national pride have been accepted and declared by Government of India from time to time. In this episode, the tricolor as our national flag, Jana Gana Mana as our national anthem, and Vande Mataram as our national song have been kept as national symbols. Along with the river Ganga, king cobra, banyan trees, mango, lotus flower, elephant, Ganga river, dolphin, peacock, Bengal tiger, and oath, etc. have been considered as national symbols. यानी डियर स्टूडेंट, कुछ राष्ट्रीय गौरव के जो चिन्ह थे वो भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकार एवं घोषित किया गया। इस कड़ी में हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो था, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है के रूप में जनगण मन को, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को, और राष्ट्रीय गान के रूप में जनगण मन को, और राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में रखा गया। साथ में गंगा नदी, साथ में जो हमारी गंगा नदी है, और उसके अलावा गंगा नदी को, किंग कोबरा को, बनियान या बरगद का पेड़, आम, कमल का फूल, हाथी, गंगा नदी डॉल्फिन, बंगाल टाइगर और शपथ आदि को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना गया। इट इज़ ऑल्सो नोटेबल डैट एम्परर अशोक वाज द चक्रवर्ती एम्परर ऑफ इंडिया। His empire was spread over towards Afghanistan, Nepal, Burma, Bhutan, Sri Lanka, Pakistan, and Iraq. We have also considered the symbol of the time, the symbol of that time ideal. One of the same type of symbol is Ashoka pillar. It was established as the symbol of state pride in India. सम्राट अशोक भारत के चक्रवर्ती जो सम्राट थे, उनका साम्राज्य आज के जो हमारा प्रेजेंट टाइम का अफगानिस्तान है, नेपाल है, बर्मा, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इराक और ईरान तक फैला हुआ था। हमने उन समय के प्रतीकों को भी आदर्श माना। उसी प्रकार के प्रतीकों में से एक है अशोक स्तंभ, यानी अशोका पिलर को हमने अपना राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया। यह भारत के राजकीय गौरव के प्रतीक के रूप में स्थापित भी हुआ। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर जो हमारा पहला है, फर्स्ट है, इसमें उन प्रतीकों के बारे में भारतीय लोगों को ज्ञानवर्धक बनाने के उद्देश्य से या भारतीय लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में इसको देखा जाता है, जिस पर भारत के हर बच्चे गर्व महसूस करें और इसके माध्यम से भारत का नागरिक यह समझ जाएगा कि भारतीय जो संविधान निर्माताओं ने भारतीय नागरिकों को शिक्षित करने, उनको सोचने समझने के लिए किस प्रकार
के प्रेरणा स्रोतों का चयन किया और उसी से प्रेरित होकर अपने राष्ट्र के प्रगति पथ पर आगे ले जा सकेंगे। डियर स्टूडेंट, ये तो इस चैप्टर्स का कुछ डिस्क्रिप्शन था जिसको मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि व्हाट इज द नेम ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। हमारे नेशनल फ्लैग का नाम क्या है? उसका नाम है तिरंगा, ट्राई कलर। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है वो है कि व्हाट इज तिरंगा, तिरंगा क्या है? तो तिरंगा इज नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 है हु डिजाइन आवर नेशनल फ्लैग। हमारे नेशनल फ्लैग को किसने डिजाइन किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेंगली वेंकैया। एंड फोर्थ क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कलर्स आर इन आवर नेशनल फ्लैग। तो देयर आर मेनली जो कलर्स हैं वो 3 हैं। मेनली जो कलर है वो 3 कलर हैं, आपका सैफ्रॉन, वाइट और ग्रीन। बट इसमें जो हमारा व्हील है, जो अशोक चक्र है, वो नीले कलर का, नेवी ब्लू कलर का ये दिया गया है, रिप्रेजेंट किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज द प्रीफर्ड फैब्रिक फॉर वीविंग द तिरंगा। यानी तिरंगा बुनाई के लिए पसंदीदा कपड़ा क्या है? तो वो आपका राइट आंसर है खादी। खादी से हम तिरंगे की बुनाई करते हैं, खादी से। व्हाट इज द साइज रेशियो ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। हमारे नेशनल फ्लैग का जो साइज रेशियो क्या है? तो ऑप्शन नंबर है 3:2 का है। ये स्टूडेंट आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसका जो रेशियो इंडिकेट किया गया है 3:2 का है। ये नेशनल फ्लैग की रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कलर ऑन आवर नेशनल फ्लैग। तो सीक्वेंस क्या है? तो सीक्वेंस में ऑप्शन नंबर सी है, सैफ्रॉन सबसे ऊपर, व्हाइट, फिर उसके बाद नीचे ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है विच कलर्स रिमेन्स द टॉप वाइल होस्टिंग आवर नेशनल फ्लैग। तो टॉप पे कौन होता है? तो वो हमारा सैफ्रॉन है। यानी भारतीय तिरंगा जो राष्ट्रीय ध्वज हम फहराते समय है तो उसमें सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? तो वो होता है सैफ्रॉन, केसरिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कलर्स रिमेन्स इन द मिडिल वाइल होस्टिंग आवर नेशनल फ्लैग। तो मध्य में कौन सा हमारा कलर होता है? तो वो है व्हाइट, सफेद। राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय बीच में जो रंग होता है वो हमारा सफेद होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कलर्स रिमेन्स ऑन द बॉटम वाइल होस्टिंग आवर नेशनल फ्लैग। तो वो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का ए, ग्रीन। ग्रीन जो कलर होता है सबसे बॉटम में होता है, सबसे तल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैफ्रन कलर इंडिकेट्स रिन्यूएशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैफ्रन कलर इंडिकेट्स रिनंसिएशन। ए ऑप्शन है रिनंसिएशन, बी एब्सोल्यूशन ऑफ द ईगो, सी है यूनिटी टू बिकम वन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा आपका डी, ऑल ऑफ एबव, यानी सभी होते हैं। इसका सैफ्रॉन का इंडिकेट का मतलब होता है, तिरंगे में जो केसरिया रंग होता है, सैफ्रॉन कलर होता है, उसका क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब यही है कि रिनंसिएशन, एब्सोल्यूशन ऑफ द ईगो एंड यूनिटी टू बिकेम वन। तो आपका चौथा जो ऑप्शन होगा वो चौथा ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी तीनों ये पाए जाते हैं, रिनंसिएशन, एब्सोल्यूशन ऑफ द ईगो, यूनिट टू बिकेम वन। डियर स्टूडेंट, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सैफ्रन का जो दिखाया गया है कि जो सैफ्रन है ये रिप्रेजेंट करता है आपके करेज और सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करता है। वाइट जो कलर है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रूथ और प्योरिटी के। ग्रीन जो कलर है वो रिप्रेजेंट करता है फेथ, फर्टिलिटी और एंड ग्रोथ का। जो व्हील होता है वो नेवी ब्लू कलर का होता है। द व्हील ऑफ वर्च्यू ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मोशन और ग्रोथ। यानी ये जो इंडिकेट्स दिए गए हैं ये इन चीज़ों को इंडिकेट्स करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज द वाइट कलर रिप्रेजेंट्स ऑनेस्टी, प्योरिटी, पीस, ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 13 इज द ग्रीन कलर्स इज द इन द तिरंगा रिप्रेजेंट्स फर्स्ट फेथ एंड प्रोस्पेरिटी, करेज एंड सेक्रीफाइस, लव एंड हैप्पीनेस। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी सभी को जो हमारा ग्रीन कलर है ये इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आवर नेशनल फ्लैग कैन बी होस्टेड। हमारे नेशनल फ्लैग को कहाँ पे हम लोग होस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे फहरा सकते हैं? राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जा सकता है? एट राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट, एट द हाउस ऑफ कॉमन पीपल, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका भी आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, सभी जगह पे ये फहराया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हेन वाज आवर नेशनल फ्लैग एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारे नेशनल फ्लैग को संविधान सभा द्वारा या हमारे राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो वो एग्जैक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 16, द डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ आवर नेशनल फ्लैग इज रेगुलेटेड बाई खादी ग्राम उद्योग इंडिया अंडर। यानी खादी ग्राम उद्योग जो है किसके अंडर में ही आता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंतर्गत आता है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 16 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के लिए डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया खादी ग्राम उद्योग द्वारा विनियमित किया जाता है और खादी ग्राम उद्योग भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत काम करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज आवर नेशनल फ्लैग पब्लिकली होस्टेड आउटडोर्स बाई आवर प्राइम मिनिस्टर। यानी हमारे प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सार्वजनिक रूप से बाहर कहाँ फहराया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इंडिया गेट, देन नोन एज द वॉर मेमोरियल आर्क। यानी उस समय इंडिया गेट युद्ध स्मारक मेहराब के रूप के नाम से जाना जाता था। वहाँ पे सबसे पहले नेशनल फ्लैग को फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्लैग कोड ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का ध्वज कोड कब लागू हुआ था? तो वो राइट ऑप्शन है 2000
2002 में। क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट पार्ट ऑफ कोड ऑफ आवर नेशनल फ्लैग कंटेन, राष्ट्रीय ध्वज के कोड के पहले भाग में शामिल है। तो पहले भाग में जो शामिल है वो ऑप्शन नंबर 1 है, जनरल डिस्क्रिप्शन, यानी सामान्य विवरण जो है इसको हमें बस शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द सेकेंड पार्ट ऑफ कोड ऑफ आवर नेशनल फ्लैग कंटेंट्स। तो सेकेंड पार्ट में जो आपका दिया गया है वो है आपका सेकेंड पार्ट में डिस्प्ले टू द नेशनल फ्लैग बाय जनरल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, यानी राष्ट्रीय ध्वज संहिता के दूसरे भाग में राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करना आम जनता, संस्थान आदि द्वारा, किसी के भी द्वारा ये प्रदर्शित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, द थर्ड पार्ट ऑफ कोड ऑफ आवर नेशनल फ्लैग कंटेंट। तो थर्ड पार्ट में जो इंक्लूड किया गया है वो है ऑप्शन नंबर सी, डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशन, यानी जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज संहिता का तीसरा भाग है उसमें राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन केंद्र और राज्य सरकारें और इसके संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ शेप इज अवेलेबल विद आवर नेशनल फ्लैग। तो वो ऑप्शन नंबर बी है, रेक्टेंगल। तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है किस प्रकार के आकार के साथ उपलब्ध है, तो वो है आयत की तरह है, रेक्टेंगल की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन फ्लैग कोड ऑफ इंडिया टेक प्लेस, यानी भारत का जो ध्वज कोड कब लागू किया गया। तो भारत का जो ध्वज कोड है वो लागू किया गया 26 जनवरी 2002 में, 26 जनवरी 2002 में भारत का ध्वज कोड लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल फ्लैग शैल बी डिस्प्ले वनली, यानी जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है कि ऑल ऑफ द एबव, यानी हम इसको तीनों प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इन फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल, द सैफ्रॉन बैंड शुड बी अपर मोस्ट एंड वर्टिकली, तीनों प्रकार से हम इसको ऑल ऑफ एबव इसका राइट आंसर होगा, तीनों प्रकार से हम इसको फहरा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 इज आवर नेशनल फ्लैग शैल नॉट बी इनिशियली अलाउड। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, आवर नेशनल फ्लैग शैल नॉट बी इंटेंशनली अलाउड। ऑप्शन नंबर 1 टू टच द ग्राउंड, ऑप्शन नंबर बी टू टच द फ्लोर, ऑप्शन नंबर सी टू ट्रायल इन वाटर। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। यानी कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय ध्वज जानबूझकर कब नहीं फहराया जाएगा, तो ये उपरोक्त तीनों कंडीशन को नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर नेशनल फ्लैग शुड नॉट बी डिस्प्ले व्हेन डैमेजेस प्ले व्हेन इट्स, राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए जब वह डैमेज्ड हो, दूसरा जो है आपका डिसेबल्ड हो, यानी निराशापूर्वक नहीं, और तीसरा है सॉइल्ड कंडीशंस, यानी गंदे हालात में ना हो। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव, ये तीनों नहीं होंगे, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। आवर नेशनल फ्लैग शैल नॉट बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ क्राइम। इसका भी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव। पहला ये जो ऑप्शन है ये नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कैन अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्लाई द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन हिज प्रेमिसेस, तो इसका जो ऑप्शन होगा यस, ये कहीं भी आप अपने परिसर में भारतीय ध्वज को आप फहरा सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को क्या भारत का नागरिक अपने परिसर में फहरा सकता है, तो उसका ऑप्शन है यस, हाँ। कैन पेपर फ्लैग बी यूज्ड इन नेशनल कल्चर एंड स्पोर्ट इवेंट, क्या राष्ट्रीय संस्कृति और खेल आयोजनों में कागज़ के ध्वज का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसका जो ऑप्शन है यस, ये यूज किया जा सकता है, यस। हु डिज़ाइन द फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, किसने हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था, तो इसका राइट आंसर है ए, सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था। when the first इंडियन नेशनल फ्लैग was डिज़ाइन, तो ये कब डिज़ाइन किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 1904 में। पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब डिज़ाइन किया गया था, तो 1904 में, 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कलर्स देयर इन फर्स्ट इंडियन फ्लैग, इसका राइट आंसर है यू है 2, ए होगा, मतलब 2 कलर स्टार्टिंग में थे। पहले भारतीय ध्वज में कितने रंग थे, तो उसका ऑप्शन होगा ए सही है, 2 कलर रहते थे, रेड और येलो। उसके बाद व्हेन डिड द चक्र इन द नेशनल फ्लैग रिप्लेस द चरखा स्पिनिंग व्हील, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र था उसने कब चरखे को, मतलब चरखे के बाद कब एक्सेप्ट किया गया था, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चरखे की जगह पर अशोक चक्र स्थानांतरित किया गया।
डियर स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें समय समय पर बदलाव किए गए। जब 1906 में जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था, नेशनल फ्लैग था, कुछ इस कलर का था, इस तरह का था। 1907 में कुछ इस तरह से इसमें चेंजेस किया गया। 1917 में कुछ इस तरह से इसमें चेंजेस किया गया। तो ये जितने भी फ्लैग थे ये आपके अनऑफिशियल, जिसमें अनऑफिशियल फ्लैग ऑफ इंडिया ये था, ये आपका 1907 में जो था ये, और उसके बाद 1917 में ये आपका नेशनल फ्लैग था। डियर स्टूडेंट, 1921 में जो इंडियन जो फ्लैग था उस कुछ इस तरह से उसकी डिज़ाइन थी, और 1931 में 3 रंगों के बीच में चरखे को यहाँ पे स्थान दिया गया। उसके बाद 1947 में चरखे के स्थान पे अशोक चक्र को अडॉप्ट किया गया, और ये प्रेजेंट ट्राइकलर फ्लैग है, अभी भी ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज में बना हुआ है अशोक चक्र। व्हाट इज़ द ऑफिशियल कलर ऑफ अशोक चक्र ऑन इंडियन फ्लैग? तो अशोक चक्र का जो कलर है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नेवी ब्लू कलर का है हमारा अशोक चक्र। इन आवर नेशनल फ्लैग अशोका चक्र इन इज अ स्पोक व्हील्ड, यानी कुल टोटल कितने अशोक चक्र में हमारे तिल्ली दिया गया है, तो उसका यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो अशोक चक्र है कितनी तिल्ली वाला पहिया है, तो उसका राइट आंसर होगा 24 तिल्लियों वाला। हाउ मेनी कलर्स एंड सिंबल्स वेयर देयर इन द फर्स्ट इंडियन फ्लैग? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वज्र वीपन ऑफ लॉर्ड इंदिरा विद द सिंबल ऑफ येलो एंड रेड, यानी पीला और लाल रंग का 2 कलर होता था, और वज्र उस पर बना होता था जो भगवान इंद्र का हथियार है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अशोका चक्र? It represents the wheel of progress and prosperity. It represents the cycle of birth and death. It represents the unity of the people of India. तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव, सभी सही है। What is the significance of the तिरंगा इन इंडियन कल्चर? इसका राइट ऑप्शन होगा इट इज़ रिप्रेजेंट, ऑप्शन नंबर 1 सही है, इट इज़ द रिप्रेजेंट द कंट्री रिच हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर ए सही है। What is the protocol for hosting the तिरंगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इट शुड बी होस्टेड एज सनराइज एंड टेकन डाउन एट सनसेट, यानी इसका मतलब यह है कि तिरंगा फहराने के लिए प्रोटोकॉल क्या है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो है कि इसे सूर्योदय के समय फहराया जाना चाहिए और सूर्यास्त के समय नीचे उतार देना चाहिए। व्हाट इज़ द इंडियन नेशनल फ्लैग कोड? भारतीय ध्वज का कोड क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ए, अ सेट ऑफ गाइडलाइन फॉर द प्रॉपर डिस्प्ले एंड यूज ऑफ द तिरंगा, यानी कहने का मतलब यह है कि तिरंगा का प्रदर्शन और उसके उपयोग के लिए उचित दिशा निर्देशों का एक सेट है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू हैव रेज्ड एंड इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन फॉरेन सॉइल, यानी वह पहली भारतीय व्यक्ति जो विदेशी धरती पर तिरंगा को फहराया था, तो वह है भिकाजी रुस्तम कामा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। What is the protocol for folding our national flag? The right option is A. The flag should be folded in half and then in half again. Option A is right answer. When was Tiranga first hosted on the Mount Everest? यानी माउंट एवरेस्ट पे तिरंगा कब फहराया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी 29 मई 1953 में सबसे पहले तिरंगा को माउंट एवरेस्ट पे फहराया गया था। हु होल्ड द कॉपीराइट फॉर जनगण मन? जनगण मन का कॉपीराइट किसके पास है? तो द फैमिली ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार के पास जनगण मन का कॉपीराइट है। हु रेंडर्ड द इंग्लिश वर्जन ऑफ आवर नेशनल एंथम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। व्हाट इज आवर नेशनल एंथम? नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान हमारा क्या है? तो जनगण मन। व्हाट इज आवर नेशनल एंथम? जनगण मन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। When was our national anthem first sung? इसका राइट आंसर है 1911। 1911 में सबसे पहली बार 1911 में भारत का राष्ट्रगान गाया गया था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। एंड हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर इन आवर नेशनल एंथम? देयर आर 5 स्टेंजा, इसका राइट आंसर होगा डी 5 स्टेंजा। हमारे राष्ट्रीय गान में कुल 5 छंद दिए गए हैं। हमारे राष्ट्रीय गान में कितने छंद हैं? तो कुल टोटल 5 छंद दिए गए हैं। व्हाट इज द नॉर्मल प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ आवर नेशनल एंथम? तो इसका राइट आंसर होगा 52 सेकेंड्स। 52 सेकेंड्स में राष्ट्रगान को कंप्लीट किया जाना चाहिए। हमारे राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण के बजने का सामान्य समय 52 सेकेंड है। व्हेन वाज द नेशनल एंथम एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट? यानी भारत सरकार द्वारा राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रगान अपनाया गया था। व्हाट वाज द टाइटल फर्स्ट गिवन बाय द ऑथर टू नेशनल एंथम? इसका राइट आंसर है सी, भारत विधाता। राष्ट्रगान के लेखक ने सर्वप्रथम क्या शीर्षक दिया था? तो भारत विधाता, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। व्हेन वाज आवर नेशनल एंथम फर्स्ट संग एंड वेयर? इसका राइट आंसर है 27 दिसंबर 1911 इन कलकत्ता। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले हमारे राष्ट्रगान को गाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द 5 स्टेंजा ऑफ आवर नेशनल एंथम हाउ मेनी स्टेंजा हैव बीन एडॉप्टेड बाय द डिफेंस फोर्सेज। तो इसका राइट आंसर होगा कि ओनली फर्स्ट स्टेंजा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ओनली फर्स्ट स्टेंजा ही गाया जाता है। भारत के राष्ट्रगान के 5 छंदों में से कितने छंद रक्षा बलों द्वारा अपनाया गया था? इसका सही आंसर है डी, केवल पहला श्लोक या पहला स्टेंजा। विच इंस्ट्रूमेंट इज प्रोमिनेंटली यूज इन ऑर्केस्ट्रन ऑफ जनगण मन, यानी जब जनगण मन आयोजन में किस वाद्य यंत्र का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है वायलिन का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑन विच ओकेजन वाज जनगण मन फर्स्ट संग, किस अवसर पर जनगण मन सबसे पहले गाया गया था? तो ऑन विच ओकेजन वाज जनगण मन फर्स्ट संग, तो इसका राइट आंसर है सी, 1911 सेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1911 के सेशन में सबसे पहले इसको गाया गया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज जनगण मन? तो इसका राइट आंसर है ए, प्रेज द पीपल, यानी लोगों की प्रशंसा करना। जनगण वाक्यांश का अर्थ क्या होता है? तो लोगों की प्रशंसा करें, लोगों की प्रशंसा करें। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ जनगण मन बीइंग संग इन स्कूल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू टीच पैट्रियटिज्म एंड नेशनल यूनिटी, यानी कहने का मतलब यह है कि स्कूलों में गाए जाने वाले जनगण मन का क्या महत्व है? तो देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता सिखाने के लिए गाया जाता है। व्हाट इज द एटिक्वेट्स फॉर सिंगिंग द जनगण मन? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, स्टैंडिंग अप विद अटेंशन। जनगण मन गायन के लिए शिष्टाचार क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, हाथ बांधकर सावधान अवस्था में खड़ा होना। आफ्टर इंडिया बिकम अ फ्री नेशन वेयर डिड द फर्स्ट आउटडोर ऑफिशियल फ्लैग होस्टिंग टेक प्लेस इन द वर्ल्ड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भारत आज़ाद होने के बाद सबसे पहले विदेशी धरती पर ऑस्ट्रेलिया में तिरंगा झंडा को फहराया गया था। व्हाट इज द शक संवत? शक संवत क्या है? शक संवत किसे क्या कहते हैं? तो शक संवत इज अ सोलर कैलेंडर यूज इन इंडिया, सोलर कैलेंडर यूज इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। द शक एरा वाज फाउंडेड बाई, तो द शक एरा इज फाउंडेड बाई ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। ये कनिष्क है, कनिष्क द इंपरर ऑफ कुषाण एम्पायर, इसी के द्वारा 78 एडी में स्टार्ट किया गया था, सबसे पहले शक संवत को स्टार्ट किया गया था। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ शक संवत? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ शक संवत? शक संवत का क्या महत्व है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी ऊपर से जो तीनों चीज़ दिया गया। इट इज़ अ सिंबल ऑफ इंडियन रिच कल्चर हेरिटेज, सही है। इट इज़ अ वे टू कीप ट्रेस ऑफ टाइम फॉर इंपॉर्टेंट इवेंट, सही है। इट इज़ अ मीन्स टू सेलिब्रेट वेरियस फेस्टिवल, भी सही है। तो ये तीनों का सिग्निफिकेंस रखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ शक कैलेंडर, यानी शक संवत का शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है चैत्र, चैत्र पहला महीना होता है। विच इज़ द सेकेंड मंथ अकॉर्डिंग टू द शक कैलेंडर, शक कैलेंडर का दूसरा महीना कौन सा है? तो वो है आपका वैशाख। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, वैशाख। द थर्ड मंथ अकॉर्डिंग टू द शक कैलेंडर इज, मतलब शक कैलेंडर के अनुसार तीसरा महीना कौन सा होता है? तो वो है पहला ऑप्शन नंबर 1 ज्येष्ठ। ज्येष्ठ जो होता है, ज्येष्ठ जो होता है महीना, वो तीसरा महीना होता है, तीसरा मास होता है। द फोर्थ मंथ अकॉर्डिंग टू द शक कैलेंडर, तो शक कैलेंडर का चौथा महीना कौन सा होता है? तो वो ऑप्शन नंबर ए है आषाढ़, आषाढ़ जो होता है चौथा महीना होता है। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके ये जो शक संवत का महीना है, दूसरा है गार्गेरियन कैलेंडर है। तो शक संवत में जो पहला महीना होता है वो चैत्र होता है, और गार्गेरियन कैलेंडर के अनुसार उसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है मार्च 21 से लेकर अप्रैल 20 तक। दूसरा जो महीना होता है वो वैशाख का होता है, जिसका गार्गेरियन कैलेंडर के अनुसार जो ड्यूरेशन होता है 21 अप्रैल से लेकर 21 मई तक। तीसरा जो महीना होता है ज्येष्ठ का होता है, मई 22 से लेकर जून 21 तक तीसरा ये महीना होता है, मास। चौथा महीना जिसमें होता है शक संवत में, वो होता है आषाढ़ का महीना होता है, जो 22 जून से लेकर जुलाई 22 तक चलता है। उसके बाद पांचवा जो महीना होता है श्रावण का महीना होता है, जो 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक चलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो महीना होता है, छठा महीना होता है, वो भाद्र का होता है, भाद्र जो अगस्त से लेकर सितंबर 22 तक चलता है। उसके बाद जो सातवां महीना होता है वो अश्विन का होता है, अश्विन में क्या होता है सितंबर से लेकर अक्टूबर तक ये चलता है। डियर स्टूडेंट, जो आठवां महीना होता है शक कैलेंडर के अनुसार वो कार्तिक का होता है, जो अक्टूबर 23 से लेकर नवंबर 21 तक चलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका डियर स्टूडेंट जो 9th मंथ होता है, 9वां महीना होता है, जो 9th महीना होता है उसको हम 9th मंथ ऑफ अकॉर्डिंग टू द शक कैलेंडर, उसको हम अग्रहाण्य भी बोलते हैं और मार्गशीर्ष भी बोलते हैं। 10वां जो महीना होता है वो पौष का होता है, पौष जो चलता है दिसंबर से लेकर जनवरी तक। उसके बाद माघ का महीना आता है 21 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक चलता है माघ का। और 12वां जो महीना होता है, जो लास्ट मंथ होता है, वो फरवरी 20 से लेकर मार्च 21 तक चलता है। तो शक कैलेंडर के अनुसार जो अंतिम महीना होता है वो फाल्गुन का होता है, भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 5th जो मंथ होता है वो आपका होता है वो सावन का महीना होता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा द 5th मंथ अकॉर्डिंग टू द शक कैलेंडर इज, ए ऑप्शन सही होगा श्रावण। द 6th मंथ अकॉर्डिंग टू द शक कैलेंडर, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए भाद्रपद पद। उसके बाद द 7th मंथ अकॉर्डिंग टू द शक कैलेंडर, वो है आपका अश्विन, ऑप्शन नंबर ए सही है। द 8th मंथ अकॉर्डिंग टू द शक कैलेंडर इज कार्तिक, ऑप्शन नंबर ए सही है। द 9th
मंथ अकॉर्डिंग टू द शक कैलेंडर इज ए ऑप्शन मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष जो है शक संवत कैलेंडर के अनुसार 9वां महीना होता है। द 10th मंथ अकॉर्डिंग टू द शक कैलेंडर, उसके अकॉर्डिंग जो है पुष्प, जो पौष है, जो पौष का महीना होता है वो आपका 10th महीना होता है। द 11th मंथ अकॉर्डिंग टू द शक कैलेंडर इज माघ, माघ महीना जो होता है 11वां महीना होता है। द 12th मंथ अकॉर्डिंग टू द शक कैलेंडर इज फाल्गुन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फाल्गुन सही है, राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नॉट सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द सब कैलेंडर, यानी जो नीचे दिए गए जितने भी त्यौहार हैं निम्नलिखित में से जो कौन सा त्यौहार एक सब कैलेंडर के अनुसार नहीं मनाया जाता, इसका राइट ऑप्शन होगा क्रिसमस। क्रिसमस जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाया जाता है। विच एम्परर ऑफ इंडिया हैज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग द शक संवत, शक संवत को प्रमोट करने वाला कौन सा राजा था, तो उसका नाम है कनिष्क, कनिष्क ने ही प्रमोट किया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडॉप्टेड द शक कैलेंडर एज आवर नेशनल कैलेंडर इन विच ईयर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1957। 1957 में सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शक कैलेंडर को अडॉप्ट किया था। तो भारत सरकार ने सबसे पहले 1957 में शक कैलेंडर राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया था। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल हिंदू मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग टाइमिंग, तो वो है आपका शक काल। शक काल यहाँ पे एक छूट गया है, शक काल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर हिंदू कैलेंडर में डेट को काउंट जो भी हमारा होता है टाइम में होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। What is the origin of शक संवत, ऑप्शन नंबर ए बुद्धिस्ट हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी इस्लामिक स्टेट, सी जैनिज्म, फोर्थ इज हिंदू माइथोलॉजी, तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग भारत में शक संवत की उत्पत्ति मानी जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार। व्हाट इज द स्टार्टिंग टाइम ऑफ शक संवत, शक संवत की स्टार्टिंग टाइमिंग यानी शक संवत का आरंभ काल क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, द एसेंशन ऑफ किंग कनिष्का, यानी किंग कनिष्क का जब स्वर्गारोहण हुआ था तब से लेकर शक संवत भारत में स्टार्ट हुआ। व्हाट इज द नेम ऑफ एडिशनल मंथ इन शक संवत, शक संवत में अतिरिक्त मास को क्या कहते हैं, तो अतिरिक्त मास को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा अधिक, अधिक को हम लोग इसमें अतिरिक्त महीना मान लेते हैं, अतिरिक्त महीना जो होता है शक संवत में उसको हम अधिक के नाम से जानते हैं। व्हाट इज़ आवर नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग इज़ वंदे मातरम। व्हेन वाज आवर नेशनल सॉन्ग एडॉप्टेड, तो हमारे नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को हमारा नेशनल जो सॉन्ग है उसको अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, हु वाज द कंपोजर ऑफ सॉन्ग वंदे मातरम, सॉन्ग वंदे मातरम के जो कंपोजर का नाम क्या है, तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गाने के संगीतकार थे, ठीक है, कंपोजर। वंदे मातरम वाज टेकन फ्रॉम, तो ये जो लिया गया था ये आनंद मठ से लिया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही है, आनंद मठ। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया था, तो आनंद मठ से लिया गया था। द फेमस बुक ऑफ आनंद मठ वाज ऑथर्ड बाई, जो आनंद मठ की प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वो लिखी गई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई थी। आनंद मठ मेक अ मेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें जो होगा आपका राइट ऑप्शन है बी, सन्यासी रिवेलियन। जो आनंद मठ जो था निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है, तो आनंद मठ जो उल्लेख करता है वो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख करता है, सन्यासी रिवेलियन का उल्लेख करता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वंदे मातरम, वंदे मातरम का अर्थ क्या है, तो मातृभूमि की प्रशंसा करें, ऑप्शन नंबर ए प्रेज द मदरलैंड, प्रेज द मदरलैंड इज राइट ऑप्शन, मातृभूमि की प्रशंसा करें। द वर्ड शुभ्र ज्योत्सना इन वंदे मातरम रिप्रेजेंट्स द राइजिंग सन, ऑप्शन नंबर सी सही है, द राइजिंग सन, यानी वंदे मातरम में शुभ्र ज्योत्सना शब्दों का प्रतिनिधित्व उगता हुआ सूरज करता है, राइट ऑप्शन इज सी। व्हाट डज मीन द सुजलाम सुफलाम इन वंदे मातरम, यानी सुजलाम सुफलाम वंदे मातरम में जो सुजलाम सुफलाम आता है उसका क्या अर्थ होता है, तो भारत के प्राकृतिक संसाधन, द नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया, उसका मतलब होता है सुजलाम सुफलाम यानी द नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सस्य श्यामलाम इन वंदे मातरम, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, कूल विद द विंड ऑफ द साउथ, यानी वंदे मातरम में सस्य श्यामलाम शब्द का क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ है डी कि दक्षिण से हवाओं में शीतलता। व्हाट इज वंदे मातरम, वंदे मातरम क्या है, तो एक देशभक्ति गीत है, ए पेट्रियोटिक सॉन्ग, एक देशभक्ति गीत है। विच रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन यूज वंदे मातरम एज द रैलिंग क्राइंग ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज द्वारा वंदे मातरम को कहीं भी उद्घोष के रूप में प्रयोग किया जाता था। 96 क्वेश्चन नंबर 96, इन विच लैंग्वेज वंदे मातरम ओरिजिनली रिटन, तो ये इसका राइट ऑप्शन है बंगाली, बंगाली भाषा में वंदे मातरम को मूलतः उसी में लिखा गया था, यानी कहने का मतलब यह है कि वंदे मातरम मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया था। नेशनल सॉन्ग इनिशियली रिटन एज अ, तो इसको हम लोग ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, पोएम के रूप में लिखा गया था, कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय गीत शुरू में किस रूप में लिखा गया था, तो कविता के रूप में, पोएम के रूप में लिखा गया था। नेशनल सॉन्ग इनिशियली रिटन एज अ पोएम। नेक्स्ट
विच इंडियन लीडर्स कॉल्ड फर्स्ट सॉन्ग वंदे मातरम एज पर एग्जाम्पल द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो वो जो थे ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर। आवर नेशनल एम्बलम इज एन एडोप्टेशन ऑफ, आवर नेशनल एम्बलम इज एन एडोप्टेशन ऑफ, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ए द लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक एक जो रूपांतर है वो कहाँ से लिया गया था, तो वो लिया गया था अशोक की शेर जो थी राजधानी जहाँ से सारनाथ में अभी भी है वहाँ से लिया गया था। When was our national emblem adopted? When was our national emblem adopted? Right option is D. 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। From where our national emblem was adopted? ऑप्शन नंबर ए लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। यानी भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है कहाँ से अपनाया गया था, तो वो जो लायन कैपिटल जो था ऑफ अशोका सारनाथ से उसको लिया गया है। सेकेंड लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द लायन कैपिटल एट द सारनाथ बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग। यानी निम्नलिखित में से कौन से राजा से जो द लायन कैपिटल यानी सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ निम्नलिखित में से किस राजा का था, तो ऑप्शन है किंग अशोक का था। Which government department is the responsible for the uses and protection of the national emblem of India? इसका राइट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही है इसके प्रोटेक्शन और जो इसकी रखवाली में ये काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ एशियाटिक लायन स्टैंडिंग बैक टू बैक इन आवर नेशनल एम्बलम रिप्रेजेंट्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी पावर, करेज, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस इन इंडिया। हाउ मेनी लॉयंस आर विजिबल इन आवर नेशनल एम्बलम। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। हमें विजिबल 3 ही दिखाई देते हैं लेकिन रियल में 4 होते हैं, ये याद रखिएगा। हमें विजिबल 3 ही दिखाई देते हैं, वास्तव में हमें 3 ही सिंह दिखाई देते हैं लेकिन रियल में 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज अशोका व्हील स्टैंड फॉर। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। द व्हील ऑफ धम्म, वर्च्यू एंड ट्रूथ, इन सभी को रिप्रेजेंट करता है जो अशोक चक्र है। डियर स्टूडेंट, ये हमारा नेशनल एम्बलम है और इसमें से देखिए 3 ही शेर विजिबल होते हैं और एक बैक साइड में होता है, तो टोटल 4 सिंह होते हैं, 4 शेर होते हैं और जो नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते। स्टूडेंट, ये नेशनल एम्बलम का कुछ ये दिया गया है, जो पुराना जो अशोक स्तंभ था वो नए अशोक स्तंभ में कंपेयर किया गया है। इसका ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये पूरा का पूरा ये जो अशोक स्तंभ है उसके अशोक स्तंभ के निचले हिस्से में शेर, हाथी, घोड़े और सांड की बनावट भी अलग अलग है। तो ये जो 4 जानवर बनाए गए हैं, शेर, हाथी, घोड़ा और सांड, बुल, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो ये 4 एनिमल्स का जो फिगर बनाया गया है हमारे नेशनल एम्बलम पर, उसको अच्छे से याद कर लीजिए। लॉयन, एलिफेंट, हॉर्स एंड बुल। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डू नॉट ड्रॉन अशोका पिलर। यानी अशोक के स्तंभ पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं इंगित किया गया है, उसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डियर, हिरन को इंडिकेट नहीं किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अशोक स्तंभ की को सुशोभित नहीं करता है, तो वो हिरन है, हिरन अशोक स्तंभ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अशोक चक्र कंटेन 24 इक्वली स्पेस्ड स्पोक्स विच रिप्रेजेंट्स। यानी अशोक चक्र में 24 समान दूरी वाली तिल्लियां हैं जो प्रतिनिधित्व करती हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा 24 वर्च्यू ऑफ बुद्धिज्म, यानी बौद्ध धर्म के 24 गुणों को रिप्रेजेंट करती हैं ये 24 तिल्लियां। वेयर इज अशोक स्तंभ लोकेटेड। अशोक स्तंभ को कहाँ स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही है, सारनाथ वाराणसी में। सारनाथ वाराणसी में अशोक स्तंभ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 110। व्हेन वाज द अशोक स्तंभ बिल्ड। अशोक स्तंभ को कब निर्मित किया गया था, तो वो किया गया था ऑप्शन नंबर बी 250 BC। 250 BC में अशोक स्तंभ का निर्माण कब हुआ था, तो 250 ईसा वर्ष पूर्व। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा 250 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाइट ऑफ अशोक स्तंभ। हाइट जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाइट ऑफ अशोक स्तंभ। जो अशोक स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, तो ऑप्शन नंबर ए अराउंड 8 फीट। ऑप्शन नंबर ए सही है, लगभग 8 फीट अशोक स्तंभ की ऊंचाई है। द अशोक स्तंभ बिलोंग टू विच डायनेस्टी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मौर्यन डायनेस्टी। यानी अशोक स्तंभ किस राजवंश से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश से संबंधित है। विच रिलीजन डिड एम्परर अशोक एडॉप्टेड। किस सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो वो है ऑप्शन नंबर बी बौद्धिज्म, बौद्ध धर्म को अपनाया था। द मोस्ट श्रिंकिंग फीचर ऑफ द अशोकान पिलर इज इट। तो उसमें जो सबसे बड़ी अच्छी विशेषता ये है कि अशोक स्तंभ की सबसे खास बात यह है कि वो बिल्कुल पॉलिश किया हुआ है, बिल्कुल पॉलिश्ड है ये। हाउ मेनी अशोका स्तंभ आर देयर इन इंडिया। यानी भारत में कितने अशोक स्तंभ है, तो उसका राइट आंसर है 5 अशोक स्तंभ भारत में लोकेटेड है। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द अशोका स्तंभ। अशोका स्तंभ के
कितने भाग होते हैं? तो अशोक स्तंभ के 3 भाग होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अशोक स्तंभ। वेयर आर अशोका एडिक्ट्स लोकेटेड? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जयगोड्डा। यानी डियर स्टूडेंट, जो अशोक के शिलालेख कहाँ स्थित हैं? तो अशोक के शिलालेख जौगड़ा में स्थित हैं। वेयर आर अशोका एडिक्ट्स लोकेटेड? तो ये जौगड़ा में स्थित है, जौगड़ा। व्हाट इज रिटन ऑन आवर नेशनल एम्बलम? तो नेशनल एम्बलम पे हमारे क्या लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ए, सप्तमेव जयते। हु ड्रॉ आवर नेशनल एम्बलम? यानी हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक किसने बनाया था? तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को ऑप्शन नंबर ए, दीनानाथ भार्गव ने बनाया था। दीनानाथ भार्गव इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फ्रॉम वेयर द वर्ड सत्यमेव जयते टेकन? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये जो सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है, ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इन विच लैंग्वेजेस सत्यमेव जयते इज रिटन बिलो द एम्बलम? इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। जो राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अशोक स्तंभ? यानी इसमें अशोक स्तंभ के जो पार्ट जो इसमें से नहीं है, द हैंडल जो है ये पार्ट अशोक स्तंभ में नहीं है। बाकी ये आपके जितने भी पार्ट दिए गए सभी इसके पार्ट्स हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लोटस इन आवर नेशनल एम्बलम? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव। द स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ इंडिया, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, प्योरिटी एंड डिविनिटी। तो ये पूरी के तीनों ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ आवर नेशनल एम्बलम? यानी जो हमारा ऑफिशियल जो नेशनल एम्बलम का नेम है क्या है? तो अशोका चक्र। द हॉर्स एंड बुल ऑन आवर नेशनल एम्बलम रिप्रेजेंट्स? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। द स्ट्रेंथ एंड स्पीड ऑफ इंडिया। हॉर्स रिप्रेजेंट लॉयल्टी, स्पीड एंड एनर्जी, एंड बुल रिप्रेजेंट्स हार्ड वर्क एंड स्टेट फास्टनेस। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक पर जो घोड़ा और बैल प्रतिनिधित्व करते हैं वो भारत की ताकत और गति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन नॉट इंक्लूड इन आवर नेशनल एम्बलम? तो इसका राइट ऑप्शन होगा एन ईगल हमारे नेशनल एम्बलम पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आवर नेशनल फ्रूट? तो हमारा जो नेशनल फ्रूट है वो है मैंगो। आम हमारा भारत का राष्ट्रीय फल है। गंगा इज द गॉडेस ऑफ ऑप्शन नंबर ए, प्यूरिफिकेशन एंड फॉरगिवनेस। यानी हम कह सकते हैं कि गंगा जो देवी है शुद्धि और क्षमा की देवी मानी जाती हैं। द रिवर गंगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख। यानी गोमुख नामक स्थान से गंगा रिवर निकलती है। द रॉयल बंगाल टाइगर्स आर फाउंड इन? ऑप्शन नंबर ए, सुंदरबन। यानी सुंदरबन जो डेल्टा है भारत का, सुंदरबन के वहाँ पे जगह पर भारत में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर रिप्रेजेंट्स द? इसमें है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ग्रेस को भी रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ एंड अनटचेबल पावर्स को भी करता है, एग्लिटी एंड एनरोमस को भी ये रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज आवर नेशनल ट्री? हमारा जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या है? तो वो है आपका बनियान यानी बरगद का पेड़। बनियान इज आवर नेशनल ट्री। बरगद का जो पेड़ होता है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। विच ट्री इज नोन एज कल्प वृक्षा? वो है बनियान को हम कल्प वृक्ष मानते हैं। वेन बनियान ट्री डिक्लेयर्ड आवर नेशनल ट्री? यानी बनियान के जो पेड़ को, बरगद के पेड़ को हमारे देश में कब उसको राष्ट्रीय वृक्ष कब घोषित किया गया? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही है। 1950 में बरगद के पेड़ को राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया था। तो ये 1950 में बरगद का पेड़ राष्ट्रीय वृक्ष घोषित हुआ था। व्हाट इज आवर नेशनल एक्वेटिक एनिमल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा रिवर डॉल्फिन। गंगा रिवर डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जो जलीय जीव हम लोग मानते हैं। वाई गंगा रिवर डॉल्फिन इज डिक्लेयर्ड आवर नेशनल एक्वेटिक एनिमल? यानी कहने का मतलब है गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है वो राष्ट्रीय जलीय जीव क्यों घोषित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सही है, इट रिफ्लेक्ट्स द हेल्थ। वह स्वास्थ्य को दर्शाता है। व्हाट इज द निकनेम ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन? गंगा रिवर डॉल्फिन का निकनेम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सासू प्लास्टिनिस्टिका गैंजेटिका। तो ये ऊपर में दोनों इसका निकनेम है। इसका ऑप्शन होगा सी, बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर। डॉल्फिन इज द व्हीकल ऑफ विच गॉडेस? तो इसका राइट आंसर होगा गंगा। जो गंगा रिवर डॉल्फिन है वो गंगा गॉडेस की वो व्हीकल मानी जाती है। वेन द गंगा डॉल्फिन वॉज डिक्लेयर्ड आवर नेशनल एक्वेटिक एनिमल? इसका राइट आंसर है 2009 में गंगा डॉल्फिन को जलीय जंतु घोषित किया गया था। इसका राइट आंसर है सी, 2009। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर नेशनल बर्ड? इसका राइट आंसर होगा ए, पीकॉक। निम्नलिखित में कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो वह है मोर। इन विच ईयर पीकॉक वॉज डिक्लेयर्ड आवर नेशनल बर्ड? मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1963।
1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द फर्स्ट इशू ऑफ रुपया कम आउट। तो इसका जो राइट आंसर होगा, रुपये का पहला अंक कब निकला था, कब जारी किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 16वीं सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में पहली बार इसको जारी किया गया था। व्हाट इज़ द आईएसओ कोड ऑफ इंडियन रुपीज़। तो आईएसओ कोड भारतीय रुपये का आईएसओ कोड क्या है, तो आईएसओ कोड है जो भारतीय रुपीज़ का वो है INR, यानी जिसे हम इंडियन रुपीज़ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हु इशूड द फर्स्ट रुपया, यानी पहला रुपया किसने जारी किया था, इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले रुपया जारी किया था। व्हेन वाज द फर्स्ट सीरीज ऑफ कॉइन्स विद द रुपी सिंबल लॉन्च्ड, यानी रुपये के प्रतीक वाले सिक्कों की पहली श्रृंखला कब जारी की गई थी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 जुलाई 2011 को पहली बार रुपये के प्रतीक वाले सिक्कों की पहली श्रृंखला जारी की गई थी। हु वॉज द डिज़ाइनर ऑफ द इंडियन रुपीज़, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदय कुमार धर्मलिंगम। तो भारतीय रुपये के डिजाइनर कौन थे, तो भारतीय रुपये के डिजाइनर उदय कुमार धर्मलिंगम है। जो आप लोग ऐसे देखते हैं रुपये का जो डिज़ाइन किया हुआ, तो ये जो फॉर्मेट जो डिज़ाइन किया था उदय कुमार धर्मलिंगम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द फर्स्ट 1000 रुपीज़ नोट वाज इंट्रोड्यूस। तो 1000 रुपये की जो नोट था उसको कब जारी किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो राइट आंसर होगा 2000 में, सन 2000 में 1000 रुपये का नोट जारी किया गया था। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर प्रिंटेड इन द इंडियन रुपीज़ नोट, यानी भारतीय रुपये जो भारतीय कागजी जो मुद्रा है, भारतीय रुपये के जो नोट है उसमें कितनी भाषाएं छपी होती है, इसका राइट आंसर है 17 भाषाएं कुल टोटल छपी रहती हैं भारतीय रुपये के नोट पर। इन विच ईयर द पेपर करेंसी एक्ट वाज पास्ड, पेपर करेंसी जो कागजी मुद्रा अधिनियम है किस वर्ष पारित किया गया था, इसका राइट आंसर होगा 1885 में। तो 1885 में कागजी मुद्रा अधिनियम यानी पेपर करेंसी एक्ट पास किया गया था। When was the currency function moved from controller of currency to RBI, यानी मुद्रा कार्य को मुद्रा नियंत्रक से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक को कब स्थानांतरित किया गया, इसका राइट आंसर है 1947 में, 1947 में RBI को अधिकार दे दिया गया कि करेंसी को आप वो कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट पेपर बैंक नोट वाज पब्लिश, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1770, यानी जब पहला पेपर बैंक नोट प्रकाशित हुआ था तो वो 1770 में प्रकाशित हुआ था। व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड वर यूज्ड, यानी पहली बार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1920 में, 1920 में फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किया गया था। इन विच कंट्री द फर्स्ट क्रेडिट कार्ड वाज यूज्ड, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किस देश में किया गया, तो उसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। इंडियन करेंसी नोट वाज प्रिंटेड इन विच सिटी, यानी भारतीय करेंसी नोट किस शहर में छापे जाते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नासिक में, यानी भारतीय करेंसी नोट जो नासिक शहर में छापे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ आवर नेशनल रेप्टाइल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, किंग कोबरा, यानी भारत का जो राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय सरीसृप है किंग कोबरा। व्हेन द किंग कोबरा वाज डिक्लेयर आवर नेशनल रेप्टाइल, यानी भारत का राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा को कब घोषित किया गया, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च 1957 को किंग कोबरा को भारत का राष्ट्रीय सरीसृप घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज, ये है आपका लोटस, यानी भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो वह है कमल, कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ लोटस, इसका राइट आंसर है बी, इंडिया, यानी भारत को लैंड ऑफ लोटस के नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ द लोटस के नाम से जाना जाता है। व्हेन वाज द इंडियन प्लेज ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रतिज्ञा को आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया, इसका राइट आंसर होगा बी, 1950 को भारतीय प्रतिज्ञा को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। तो डियर स्टूडेंट, ये था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो आपका सनातन और संविधान बुक से दिया गया जो चैप्टर 1 है, जिसमें नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई थी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और हाँ स्टूडेंट, मैं जल्दी ही दूसरे चैप्टर की वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करूँगा, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। और आशा करता हूँ कि आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। अगर जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू डियर स्टूडेंट।